हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे परमाणु संरचना नामक अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। और जस्ट इससे पहले के लेक्चर में हम थॉमसन का परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल हो गया था न्यूट्रॉन की खोज के बाद। जस्ट उसके बाद प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग भी परमाणु से संबंधित था, अर्थात यह जानने के लिए था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित हैं, क्या और भी कुछ परमाणु के अंदर स्थित है या नहीं है। अर्थात परमाणु की स्थिति का अध्ययन, परमाणु के जो पार्टिकल्स हैं, मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के अध्ययन के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे आपको कोई दीवार है, ये देखनी है कि दीवार किस मटेरियल की बनी है, तब करना क्या होगा, उस दीवार को तोड़ दिया जाए। जो भी तोड़ने के बाद निकलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि दीवार इस मटेरियल की बनी हुई है और उस दीवार के अंदर क्या उपस्थित है। सेम इसी प्रकार से अगर एटम, परमाणु का अध्ययन करना था कि परमाणु के अंदर क्या है, तब हमें परमाणु को तोड़ना ही होगा। बट परमाणु कोई भी ऐसी वस्तु तो नहीं थी कि बड़े आकार में हो। परमाणु का आकार तो अति सूक्ष्म था, हवा में तो पाया ही नहीं जाएगा, दिखाई तो आसानी से नहीं देगा, तब उसे तोड़ना तो और भी असंभव होगा। इसी युक्ति को प्रयोग में लाने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। किस प्रकार से उन्होंने एटम्स पर, परमाणु पर अल्फा किरणों की बौछार की और परमाणु के अंदर कौन से कण कहाँ पर उपस्थित है और क्या उपस्थित है, इसका अध्ययन किया अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, वास्तव में वो इसके दो स्टूडेंट्स नहीं कहता। नंबर फर्स्ट गीगर और नंबर सेकंड मॉर्सडन। ये दो विद्यार्थी गण थे, स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के, जिन्होंने वास्तव में इस प्रैक्टिकल को किया था। बट क्योंकि यह अंडर गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन में ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, रदरफोर्ड इन्हें गाइड कर रहे थे, इसलिए उस प्रयोग के साथ जो नाम प्रचलित हुआ वो रदरफोर्ड का ही हुआ। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग को कुछ इस प्रकार से किया कि सर्वप्रथम इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, और रेडियो एक्टिव पदार्थ बेटा अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। रदरफोर्ड के द्वारा लिया गया रेडियो एक्टिव पदार्थ एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ था जो अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा था। तो इस प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ जो अल्फा किरणें उत्सर्जित कर रहा था। अब याद रखना, अल्फा किरणों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो होता है बेटा धनात्मक, पॉजिटिव। अल्फा किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। मान के चलो ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तब यह अल्फा किरणें उत्सर्जित करेगा। तो किस प्रकार से? अपने चारों ओर। कुछ इस प्रकार से अल्फा किरणें उत्सर्जित कर रहा था अपने चारों ओर। बट रदरफोर्ड ने कुछ इस प्रकार का सेटअप किया कि ये किरणें केवल एक ही दिशा में उत्सर्जित हों। तब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसके चारों ओर एक लेड बॉक्स लगा दिया। किस प्रकार से?
तो इसे हम क्लियर करते हैं किस प्रकार से रदरफोर्ड ने लेड बॉक्स का यूज किया था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने लेड बॉक्स अर्थात लेड का बना हुआ एक बॉक्स रखा और इसके अंदर वो रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। और प्यारे बच्चों, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ इस बॉक्स में रखा तो यहाँ से निकलने वाली किरणें केवल इस डायरेक्शन में आगे की ओर गतिमान हुई। बट अब रदरफोर्ड ने चाहा कि ये जो किरणें हैं और संकुचित अवस्था में और शार्प कंडीशन से होकर के चले। तब इन्होंने एक स्लिट तो इस प्रकार की इन्होंने एक स्लिट लगा दी और स्लिट लगाने के बाद ये किरणें कुछ इस प्रकार से इसमें से होकर के गुजर गई। और यहां पर जैसे ही संकुचित अवस्था में किरणें निकली, ये किरणें क्या नहीं, अल्फा किरणों का पुंज। ये अल्फा किरणों का पुंज कहलाया। अब अल्फा किरणों के पुंज को रदरफोर्ड ने एक पतली स्वर्ण धातु की पन्नी पर बौछार किया। ये प्यारे बच्चों स्वर्ण धातु की पतली पन्नी थी और जैसे ही स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर ये अल्फा किरणों की बौछार हुई, तब ये किरणें टकरा करके चारों ओर फैल गई। इन किरणों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक प्लेट इस स्वर्ण धातु की पतली पन्नी के सामने रख दी, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये फोटोग्राफिक प्लेट स्वर्ण धातु की पतली पन्नी के सामने रखी। और प्यारे बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर परत थी जिंक सल्फाइड की, अर्थात ZnS, जिसे जिंक सल्फाइड कहते हैं। अब जैसे ही ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, तब इस फोटोग्राफिक प्लेट, प्यारे बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट कुछ इस प्रकार से है जैसे कैमरों में फोटोग्राफी के लिए जो रील होती थी, जिस प्रकार से रील होती थी जो डलती थी वहां पर, सेम उसी स्ट्रक्चर की फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। और ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने कि इस पर कुछ स्पॉट यहां पर प्राप्त हुए, अर्थात कुछ धब्बे प्राप्त हुए। वो धब्बे किन कारणों से? क्योंकि ये किरणें इस फोटोग्राफिक प्लेट से जाकर के टकराई और वहीं पर एक स्पॉट बना दिया, एक धब्बा बना दिया। अब इनका अध्ययन रदरफोर्ड ने कुछ इस प्रकार से किया। सर्वप्रथम सबसे पहली कंडीशन कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का ही यूज क्यों किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का ही प्रयोग क्यों किया। तो प्यारे बच्चों, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का प्रयोग इसलिए किया, देखिए रदरफोर्ड को अल्फा किरणों की बौछार
करनी थी परमाणु पर, एटम पर बौछार करनी थी। और आपको पता है कि कोई भी पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु मिलकर के मान के चलो ये एक पेपर है, तो इस पर असंख्य परमाणु कुछ इस प्रकार से असंख्य परमाणुओं से मिलकर के यह शीट बनाई जाएगी। अब मान के चलो स्वर्ण धातु का जो पदार्थ है वो कुछ इस प्रकार से था, अर्थात एक से अधिक परत मिलकर के ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी बना रही थी। बट आप जानते हो जैसे ही स्वर्ण धातु पर हम हथौड़े से पिटाई करेंगे तो इसके आकार में वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? आघात वर्धनता, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। देखिए आघात वर्धनता अर्थात इसके आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि ये जो परत है ये चपटी हो जाती है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे अलग हो जाती है। फिर अगर हथौड़े से फिर पिटाई करें तो तब दूसरी परत फिर चपटी होगी और ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगी, यानी आकार बढ़ जाएगा। बट हमें उस अवस्था में लेकर के आना है कि स्वर्ण धातु की पन्नी बिल्कुल ही पतली हो जाए। पतली होने का मतलब है कि इसके ऊपर जो परत है वो सब केवल और केवल एक परत के रूप में आ जाए, कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पर 3 परत थी, अब केवल एक परत के रूप में आ जाए इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, जब ये एक ही परत के रूप में आएगी तब इस पर केवल और केवल इस प्रकार से ये परमाणु बने होंगे। परमाणुओं का ग्रुप इस शीट पर होगा। बट अगर इसके बाद अगर ये दूसरी परत भी हो तब परमाणुओं का ग्रुप यहां पर भी होगा। अर्थात अब ये परमाणु और ये परमाणु मिलकर के डबल परमाणु हो जाएंगे और अल्फा किरणें जब बौछार करेंगी तब अगर केवल सिंगल ही परमाणु हो, अकेला परमाणु हो, तब इसे विक्षेपित करना, इसे विच्छेद करना, इसे तोड़ना सरल होगा। बट अगर परमाणु के ऊपर परमाणु की परत होंगी, परमाणु के ऊपर परमाणु की परत होंगी, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, तो उस अल्फा किरणों को इस परमाणु को विक्षेपित करना, इस परमाणु में विच्छेद करना, इस परमाणु से पार जाना सरल नहीं होगा, कठिन होगा। इसीलिए क्योंकि स्वर्ण धातु में आघात वर्धनता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। यह पिटाई लोहे से पीटने पर बहुत अधिक मात्रा में फैल जाती है और फैलने के कारण केवल और केवल एक ही परत रह सकती है। अर्थात अब हम कह सकते हैं केवल और केवल अब ये परमाणु इस स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर उपस्थित हो गए और इस कंडीशन में अल्फा किरणें अब जो टकराएंगी वो डायरेक्ट परमाणु से ही टकराएंगी, सिंगल परमाणु। अगर इसके ऊपर एक और परत होंगी तो डबल परमाणु हो जाएगा, 3 परत होंगी तो ट्रिपल परमाणु हो जाएगा। और सुनिए, जितनी मोटी परत होगी उस कंडीशन में इन परमाणुओं को तोड़ना भी अल्फा किरणों के लिए बेहद कठिन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको क्लियर किया कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का ही प्रयोग रदरफोर्ड ने क्यों किया था। क्योंकि स्वर्ण धातु में आघात वर्धनता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। यह हथौड़े से पीटने पर आकार में वृद्धि हो जाती है और प्रत्येक परत परमाणुओं से ही तो मिलकर के बनी होती है। परमाणु के ग्रुप से मिलकर अनेक परमाणु मिलकर के एक परत का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे परत अलग होगी तो सिंगल परत बच जाएगी और जितना पतली पन्नी होगी उतना ही इस अल्फा किरणों को, इस परमाणुओं को विच्छेद करना, तोड़ पाना, भेद करना, भेदना बहुत ही सरल होगा। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का प्रयोग रदरफोर्ड ने क्यों किया था। बट जैसे ही ये सब सेटअप रखा, प्रायोगिक सामग्री इस प्रकार से बनाई, तब रदरफोर्ड ने इस संपूर्ण सेटअप को एक निर्वात
चैम्बर में रख दिया। निर्वात चैम्बर में किस प्रकार से, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है और वैक्यूम पंप के द्वारा अंदर की सारी वायु को बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर उत्पन्न हो जाता है निर्वात। तो ये सब प्रैक्टिकल जो किया गया बेटा निर्वात में किया गया, ताकि वायु का कोई भी प्रभाव इस प्रैक्टिकल पर ना पड़े। अब देखिए जैसे ही ये प्रैक्टिकल हुआ तब कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए, चित्र आपके सामने है। क्या निष्कर्ष प्राप्त किए कि बहुत ही अधिक किरणें, अधिकांश किरणें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर स्पॉट बना रही है, धब्बा बना रही है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपने देख लिया। अब इसे मैं और मॉडिफाई करता हूँ। देखिए किस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया था। देखिए सबसे पहले मान के चलो ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था और ये वो पर्दा था अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट। तो रदरफोर्ड ने देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अधिकांश स्पॉट, अधिकांश धब्बे इसके सामने बन रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के, बट कुछ स्पॉट, कुछ धब्बे यहां पर भी प्राप्त हुए। अब देखिए अगर यहां से अल्फा किरणें कुछ इस प्रकार से निकल करके गई होंगी, मध्य में रखी हुई थी बेटे स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, अर्थात उसे भेद करके जाकर के टकराई फोटोग्राफिक प्लेट से और वहीं पर बनाई स्पॉट। बट रदरफोर्ड ने देखा कुछ स्पॉट वहां पर भी बन रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि कुछ किरणें विक्षेपित हुई होंगी और विक्षेपित होकर के वहां पर गई होंगी, कुछ इस प्रकार से। बट प्यारे बच्चों, जिस प्रकार की फोटोग्राफिक प्लेट सामने की ओर लगी हुई थी, रदरफोर्ड ने देखा एक फोटोग्राफिक प्लेट पीछे की ओर भी लगाई और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर भी एक स्पॉट, हल्का सा धब्बा प्राप्त हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि जरूर अवश्य एक किरण इधर भी आई होगी, वो टकरा करके वापस आई होगी, पीछे की ओर आई होगी, तभी तो यहां पर स्पॉट बन सकता है। अर्थात इधर भी किरण का आगमन हुआ होगा। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट थी। तो सबसे पहली बात, ये निष्कर्ष जब प्राप्त हुए तो इनसे कुछ परिणाम निकला। वो परिणाम क्या था और कुछ इस प्रकार से ही ये रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये एक एटम है, परमाणु है। इस स्वर्ण धातु की पतली जो एक परमाणु का ही अब कार्य कर रही थी, इससे अधिकांश किरणें पार होकर के कहां पर गई, फोटोग्राफिक प्लेट पर। और पार होकर के अगर अधिकांश किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ना परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होगा, खाली होगा, तभी तो यहां से किरणें जा सकती हैं। अगर यहां से कुछ इसके मार्ग में रुकावट हो, अधिकांश मार्ग में रुकावट होगी, तब किरणें फोटोग्राफिक प्लेट तक जा ही नहीं सकती थी। तो अधिकांश भाग इसका रिक्त था, तभी कंडीशन बन सकती थी। ये अधिकांश किरणें बेटे इस स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से होकर के पार हुई, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त था। बट कुछ किरणें तो एक
सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हो गई, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हो गई, कुछ इस प्रकार से, और लगभग 20,000 में से केवल एक किरण, 20,000 में से केवल और केवल एक किरण ऐसी थी जो वापस पीछे की ओर होकर के आई। ये इसका मार्ग था, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से ये वापस होकर के आ गई थी। प्यारे बच्चों, इससे क्या परिणाम निकला, रदरफोर्ड ने क्या प्रैक्टिकल से क्या सिद्ध किया। देखिए अल्फा किरणें थी, और अल्फा किरणें होती हैं धनावेशित, अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं। ये जो किरणें विक्षेपित होकर के गई हैं, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहला परिणाम यही प्राप्त किया। देखिए अधिकांश किरणें रिक्त मार्ग में होकर के चली गई, तो हम कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ये पहला परिणाम था, और ये सब किस प्रकार से प्राप्त हो रहे परिणाम, जब हमने ये सब प्रेक्षण किया, अर्थात ये जो प्रैक्टिकल में हमने प्रेक्षण किए थे, इसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके आधार पर ये परिणाम प्राप्त हो रहे हैं कि अधिकांश किरणें, देखो अधिकांश स्पॉट बन रहे थे, तो इसका मतलब अधिकांश किरणें इस परमाणु से होकर के गई होंगी, और अधिकांश किरणें तब जा सकते हैं कि जब अधिकांश भाग रिक्त होगा, तो हम कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। बट ये किरणें जो विक्षेपित हुई, इससे क्या निष्कर्ष निकला प्यारे बच्चों, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, और ये प्रतिकर्षित हो रही है, और प्रतिकर्षण का गुण दो समान प्रकार के, समान प्रकृति के आवेश ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण यह एक सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हुई है। अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि सर ये किरणें तो विक्षेपित हो गई, ये किरणें क्यों नहीं विक्षेपित हुई, जो ब्लैक पेन से दिखाई है मैंने, ये किरणें विक्षेपित क्यों नहीं हुई। प्यारे बच्चों, ये विक्षेपित इसलिए नहीं हुई, थोड़ा सा इसे इस प्रकार से समझ लेंगे। मान के चलो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपकी किरण है। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज है, उस किरण पर भी पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस प्रकार से ये अपने मार्ग से होती हुई निकल गई। क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज पर, अर्थात इस किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए ये सीधी निकल गई। फिर दूसरी किरण आई, ये, इसकी भी डिस्टेंस इससे बहुत अधिक थी, ये भी सीधी चली गई। बट जैसे ही ये इसके थोड़ा करीब आई, इस कंडीशन में आई, तब ये पॉजिटिव चार्ज इस किरण पर अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इसे प्रतिकर्षित करा तो ऐसे विक्षेपित कर दिया, और ऐसे विक्षेपित हो गया तो ये किरण इस प्रकार से चली गई। तो प्यारे बच्चों, ये किरण इस के बिल्कुल निकट होने के कारण विक्षेपित हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, कहाँ पर, परमाणु के मध्य में, अर्थात परमाणु के मध्य में धन आवेश उपस्थित है। तो दो प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त हो गए थे। अब देखिएगा, परमाणु के मध्य भाग में धनावेश उपस्थित है। प्यारे बच्चों, यही कंडीशन, जैसे इसके ये फिर समझाता हूं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपकी किरण है।
इसके जैसे ही निकट आई तब विक्षेपित हुई। बट सोचो, अगर जिधर पॉजिटिव चार्ज हो उसी डायरेक्शन में अगर किरण आए तब क्या होगा? तब विक्षेपण नहीं होगा, तब तो प्रतिकर्षण होगा। अर्थात जिस मार्ग से आ रही थी ना, अब प्रतिकर्षण पीछे की ओर ही इस पर फोर्स लगेगा, अभी पीछे की ओर ही विक्षेपित होगी, पीछे की ओर ही मुड़ जाएगी। इसीलिए जैसे ही इस डायरेक्शन में ये किरण आई तो ये किरण वापस चली गई। ये विक्षेपित ऐसे नहीं होगी, विक्षेपित केवल ये किरण हो सकती थी। यहां से एक सवाल उठता है बेटे, देखिए 20,000 में से केवल एक ही किरण ऐसी क्यों हुई? 20,000 किरणें आ रही थी इसमें और केवल एक किरण वापस गई है, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? देखिए इसके लिए रदरफोर्ड ने समझाया कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ इस आकार का होता, तब इससे बहुत अधिक किरणें टकराती, इसकी दिशा में बहुत अधिक किरणें आती, लगभग 2, 4, 10 किरणें आती, तब अधिक किरणें वापस प्रतिकर्षित होकर जाती। अगर इसका आकार और भी अधिक होता तब इसकी डायरेक्शन में और भी अधिक किरणें आती और ये और अधिक प्रतिकर्षित होती। लेकिन क्योंकि 20,000 में से केवल एक ही किरण प्रतिकर्षित होकर के गई है, इसलिए रदरफोर्ड ने तीसरा परिणाम ये प्राप्त किया कि ये जो धन आवेशित भाग है, धन आवेशित भाग, इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म है, इसका आकार अति सूक्ष्म है। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से उसने ऑब्जर्व किया कि इसका आकार बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि 20,000 किरणों में से केवल एक ही किरण वहां से प्रतिकर्षित हुई है। अगर बड़े आकार हो जाता, देखो अगर इतना बड़ा आकार होता तो यहां से एक है, अब 2 किरणें प्रतिकर्षित होती, और बड़ा आकार होता अब 3 किरणें हो सकती थी, और बड़ा आकार होता 4 किरणें हो सकती थी। अर्थात जितना बड़ा आकार इस पॉजिटिव चार्ज का होगा उतनी किरणें पीछे वापस आ सकती थी। बट किरण तो केवल एक आई, तो इसका मतलब बहुत बहुत सूक्ष्म है उस धनावेशित आकार, और वो धनावेशित भाग को आगे चल करके कहा गया क्या? नाभिक। इसे परमाणु का क्या कहा गया? नाभिक। अर्थात परमाणु का नाभिक बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर ये परमाणु एक फुटबॉल का मैदान हो, ये परमाणु बेटे फुटबॉल का मैदान हो, पहली बात तो सोचिए परमाणु ही कितने छोटे सा आकार का होता है, लेकिन फिर हम उस परमाणु की कल्पना कर रहे हैं कितने बड़े, फुटबॉल के मैदान जितने, और उस फुटबॉल के मैदान में केवल और केवल एक मक्खी बैठी हो। फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी बैठी हो, जितने आकार की वो मक्खी है उस आकार की होती है नाभिक। अब कल्पना करिए कि नाभिक का आकार कितना होगा। खुद परमाणु का आकार बहुत छोटा है, लेकिन हम अगर उससे कल्पना करें कि फुटबॉल के मैदान जितना है, और उस फुटबॉल के मैदान में भी जितनी बीच में कहीं सेंटर में अगर एक मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी का आकार जो होगा वही सेम आकार किसका कहलाएगा? उतना ही आकार कहलाएगा नाभिक का। तो यह बताया नाभिक के आकार के बारे में रदरफोर्ड ने। तो कुछ इस प्रकार से बेटे रदरफोर्ड का यह अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग था जो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।